नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम मंथन में। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस कार्यक्रम में लगातार चर्चा कर रहे हैं आगरा में खंडपीठ के लिए। हम इस कार्यक्रम में आगरा की खंडपीठ से जुड़े हुए लोगों को आमंत्रित करते हैं। वो अपने विचार रखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, आखिर क्या उनके प्रयासों में कमी रह गई या आगे और प्रयास करने चाहिए। क्योंकि जब से आगरा में प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल विधि राज्य मंत्री हुए हैं, तब से ये बात उठने लगी है कि अगर आगरा में खंडपीठ अभी भी नहीं बनी, तो शायद फिर कभी नहीं बन पाएगी। क्योंकि अभी तक यही कहा जा रहा था कि आगरा में या हम कहें कि यूपी में डबल इंजन सरकार है। ये हालाँकि एक जुमला हो सकता है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आगरा वालों के लिए सुपर इंडियन की सरकार है, क्योंकि विधि राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी आगरा के हैं। अगर इस मुद्दे पर आगरा की खंडपीठ मुद्दे पर जिसपे कि क्लियर कट आदेश है, क्लियर कट रूलिंग है, अगर उस पे अभी भी आगरा में खंडपीठ स्थापित नहीं होती है, तो शायद अभी नहीं तो कभी नहीं। हमारे साथ हमारे बीच में सारे विद्वान अधिवक्ता जुड़े हुए हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं। मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ और अपने दर्शकों से भी अपील करता हूँ, जो दर्शक इस कार्यक्रम को विभिन्न सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, मैं उनसे भी एक निवेदन है कि वो अच्छे-अच्छे कमेंट लिखें, जिसको कि इस प्रोग्राम में दिखाया जाएगा। प्रोग्राम में उसको देख सकते हैं, वो कमेंट संदेश इस प्रोग्राम की सार्थकता को और इसकी व्यापकता को और कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ाते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत मैं हरिदत्त शर्मा जी से करना चाहता हूँ। बहुत ही सीनियर वकील है, अपने आप में एक संस्था है। उनका एक अपने आप में एक इतिहास है। हरिदत्त शर्मा जी, जो उनको नहीं जानते हैं, उनके बारे में मैं बता दूँ कि ये आगरा में ज़रूर रहते हैं, लेकिन जो राम मंदिर और मस्जिद वाला मुकदमा था, उसमें अडवाणी और उमा भारती वाला जो केस था, वो आपके द्वारा देखा जा रहा था, उसको देख रहे थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी विद्वता का पैमाना क्या होगा। अजय शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि धन्यवाद ऐसा पवन भाई क्या रहा इस जी। आंदोलन की, आगरा में खंडपीठ की स्थापना के लिए क्या कमी रह गई? इस आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? आपके लिए आप जो भी बोलना चाहें, आपका स्वागत है। पवन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सीरीज शुरू की। आगरा में खंडपीठ की स्थापना पहली चीज क्यों हो और अब नहीं तो कभी नहीं, ये बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है जो आपने रखा है। आगरा में सबसे पहले इस हिस्ट्री को मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि सबसे पहले आगरा में हाई कोर्ट बना 1866 में, और 2 वर्ष तक आगरा हाई कोर्ट के नाम से ही यहाँ चला। और उसके बाद क्योंकि यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियां थी और उनको लगा कि यहाँ, क्योंकि ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स भी होता है, तो उनको लगा कि यहाँ रिकॉर्ड सुरक्षित नहीं होगा, नहीं रहेगा, लिहाजा ये इलाहाबाद ट्रांसफर हो गया। ये हमारा हाई कोर्ट बेंच, हमारा अधिकार है इस बात का आंदोलन तकरीबन 50 के दशक से शुरू हुआ, आजादी के बाद से। तब हमारे पास केवल एक ही कारण था कि आगरा में हाई कोर्ट क्यों हो, वो इसलिए कि पहले आगरा में हाई कोर्ट था, उसके बाद ये इलाहाबाद ट्रांसफर हुआ, इसलिए ये मांग थी कि साहब आगरा में हाई कोर्ट। इसका मूवमेंट पवन जी फिर 1981 में बहुत जबरदस्त मूवमेंट हुआ। उससे पहले आगरा बंद वगैरह भी हुए 1981 में ही, और उसके बाद उससे पहले भी हुए, और 1981 में एक जबरदस्त मूवमेंट हुआ। और उसमें एक डेलीगेशन, जब श्री निहाल सिंह जी एमपी थे, उनके सहयोग से एक डेलीगेशन मिसेस गांधी से मिलने दिल्ली गया। मेरा सौभाग्य था कि मैं उस डेलीगेशन का एक पार्ट था। और वहां मिसेस गांधी जी से मिलने के बाद ये हुआ कि जसवंत सिंह आयोग का गठन हुआ। और जस्टिस जसवंत सिंह ने, इसलिए नहीं कि आगरा में पहले हाई कोर्ट था, बल्कि यहाँ के लॉयर्स से
डिस्कशन करने के बाद, इंटरेक्ट होने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आगरा इज द बेस्ट प्लेस जहां पर कि हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की जाए। तो मेरा कहने का यह आशय है कि इससे पहले तो हमारे पास केवल एक ही चीज थी कि साहब हमारे यहाँ पहले हाई कोर्ट था, इसलिए हाई कोर्ट की बेंच कम से कम दे दीजिए। लेकिन जसवंत सिंह आयोग की उस रिपोर्ट के बाद तो हमारे पास ये भी चीज हो गई कि जस्टिस जसवंत सिंह ने या जसवंत सिंह आयोग ने आगरा को रिकमेंड किया है। उसके बाद ये मूवमेंट इस मद में काफी चले, दिल्ली भी पद यात्राएं हुई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी मुलाकात हुई। लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि थे, उन जनप्रतिनिधियों में वो तेज नहीं रहा कि वो हाई कोर्ट बेंच के लिए कुछ करते, क्षमा चाहते हुए, जबकि बहुत लीगल टाइप के हमारे यहाँ थे। लेकिन इसके बावजूद भी, चाहे सेठ अचल सिंह जी रहे हों, निहाल सिंह जी रहे हों, निहाल सिंह जी के प्रयास से हम निश्चित तौर पर श्रीमती गांधी जी से मिले और उसका परिणाम जसवंत सिंह आयोग का गठन में हुआ। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि आगरा के वकीलों की थी। लेकिन उसके बाद जो भी जनप्रतिनिधि आगरा से चुने गए, वो केवल एक लॉलीपॉप जरूर देते थे वकीलों को कि हाई कोर्ट की बेंच आगरा में स्थापित होनी चाहिए। लेकिन कभी इस बात पर उन्होंने सीरियस होकर के कहा, ये अपना प्रयास ही नहीं किया कि हाई कोर्ट की बेंच आगरा में स्थापित की जाए। एक वकीलों का जनता को साथ लेते हुए एक लंबे समय से यह आंदोलन चल रहा है। 81 के बाद से तो ये बहुत लंबे समय, 81 के बाद से तो इस आंदोलन के कई रूप सामने आए और उसमें जनता को भी शामिल किया गया। जहां मुलायम सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर नहीं थे, उससे पहले जब आए, उन्होंने यहां लिख करके दे करके गए कि मैं यदि मुख्यमंत्री बनता हूं तो उसके बाद हाई कोर्ट की बेंच आगरा में स्थापित करने में मदद करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं। क्षमा चाहते हुए हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि उस स्टेचर का नहीं रहा जो अपनी बात को मनवा सके। इसके विपरीत इलाहाबाद की लॉबी बहुत जबरदस्त लॉबी है। उसका हर वक्त प्रयास ये रहा कि हाई कोर्ट की बेंच इलाहाबाद से न जाए। मेरठ की लॉबी भी हमसे ज्यादा सशक्त है। आज की तारीख में हम अभी तो एसपी सिंह बघेल साहब विधि मंत्री हो गए, लेकिन इससे पहले हम निश्चित तौर पर अशक्त की श्रेणी में थे। मेरठ हमसे बहुत आगे है, आंदोलन के मद में भी, यूनिटी के मद में भी, हर तरह से। आज की तारीख में जब एसपी सिंह बघेल आगरा के सांसद विधि राज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार में, तो निश्चित तौर पर हमारी उनसे अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा है और हम चाहते हैं कि इस वक्त भी यदि हम हाई कोर्ट की बेंच की घोषणा न करा पाए तो शायद हाई कोर्ट की बेंच कभी मिलेगी, हम भूल जाएंगे। हम इसलिए इस बात को, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज भी यही बात आती है कि गेंद को पालों में डाला जाता है। कभी हाई कोर्ट के उसमें, अब एक ये कह दिया जाता है कि साहब ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वहां चीफ जस्टिस हमको प्रपोजल देंगे तभी हम बनाएंगे। न नॉमन तेल होगी, न नॉमन तेल होगा, न राधा नाचेगी, स्थिति है ये। यदि एक भी हमारा जनप्रतिनिधि पार्लियामेंट के सामने ही इस बात की भूख हड़ताल पर बैठ जाता वकीलों के साथ, जब वकीलों ने मार्च किया था दिल्ली के लिए, मैं भी उस मार्च में था, जब भगवान शंकर रावत जी यहाँ के एमपी थे और 4-5 बार वो एमपी रहे, वो सीएजी के मेंबर भी, चेयरमैन भी रहे, उनकी एक अपनी अलग शख्सियत थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी, सिवाय इसके कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने, हम वकीलों का जब हम दिल्ली गए, मार्च किया या हम मिलने गए, तो हमारा इंतजाम कराया, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। यदि हमारे जनप्रतिनिधि वही पार्लियामेंट में जब सेशन चला और वही बैठ जाते भूख हड़ताल पर कि हम जब तक यहां से नहीं हटेंगे जब तक कि हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हामी नहीं भर लेती, मेरा अपना मानना है कि ऐसा संभव ही नहीं था कि अब तक हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की घोषणा करना हो गई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो भी हमारे जनप्रतिनिधि जब बनते हैं, बनने से पहले बहुत वायदे करते हैं, निश्चित तौर पर कहते हैं साहब हाई कोर्ट की बेंच आगरा में स्थापित होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन करने के नाम पर कुछ नहीं। एसपी सिंह बघेल साहब से भी मुलाकात हुई थी एक फंक्शन में,
उन्होंने अपने उद्घोषण में ये कहा कि हाई कोर्ट की बेंच के लिए मैं प्रयासरत हूं और विधि मंत्री भी इस मद में प्रयास। उनका ये कहना से हम बड़े प्रसन्न भी हो गए, लेकिन इस देगा खाली कहने से हरिदत्त काम भाई नहीं साहब, चल रहा। हरिदत्त भाई साहब, मैं आपके हाँ, पास बोले अभी बोले। आता हूँ, दोबारा आता हूँ, अभी आपके पास आता हूँ। जी जी। अमीर भाई साहब, अमीर अहमद एडवोकेट हमारे साथ हैं। अभी हरिदत्त भाई साहब ने एक बात कही कि जब तक चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन नहीं करेंगे तब तक यहाँ आगरा में ये बेंच नहीं बन सकती। जबकि हमारे जो सीनियर साथी एडवोकेट देवेंद्र वाजपेयी जी, जो आगरा बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने ये बताया था कि जो स्टेट्स 1956 के बाद बनेंगे उनके लिए सीजीआई की रिकमेंडेशन की आवश्यकता है, लेकिन उससे पहले का जो भी कोई स्टेट है, जैसे उत्तर प्रदेश तो बहुत पुरानी स्टेट है, उसके लिए ये नियम लागू नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे इस पे, थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए पवन भाई, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर हरिदत्त शर्मा साहब की आवाज में आवाज मिलाता हूँ और आपको साधुवाद देता हूँ कि आपने उचित समय पर यह सीरीज शुरू की, जिससे कम से कम शहर की जनता को यह पता लगे कि हाईकोर्ट बेंच की मांग आगरा की अभी दबी नहीं है, ना मरी है, बल्कि जिंदा है और उसके लिए प्रयास हो रहे हैं। और इस आपकी सीरीज के माध्यम से मैं समझता हूँ आम जनता तक ये बात पहुंच चुकी है कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना सिर्फ अधिवक्ताओं के हित की बात नहीं है, आम जनता के शहर के विकास के लिए बहुत जरूरी है। अब बात आती है एसपी सिंह बघेल साहब की। डॉक्टर हरिदत्त शर्मा साहब ने जिस फंक्शन का जिक्र किया, खुशकिस्मती से उसका थोड़े से पार्ट का संचालन मैंने भी किया, पूरे कार्यक्रम में मैं मौजूद रहा। बात यह है कि बघेल साहब इस बात को समझ रहे हैं कि जब वो विपक्ष में थे, जब वो और पार्टी में सांसद थे और दूसरी पार्टी से, तब उन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, गिरफ्तारी भी दी। अब वो रूलिंग पार्टी से सांसद हो गए। इसके साथ साथ वो खुशकिस्मती कहिए, हमारी तो, हम तो खुशकिस्मती कहेंगे, अब वो इसको क्या मानते हैं वो जाने। अब वो केंद्रीय विधि राज्य मंत्री भी हो गए, तो पूरी जिम्मेदारी उन पे आ गई। अब उनके पास इससे अच्छा बचाव कुछ हो नहीं सकता था। उन्होंने अपनी आफत चीफ जस्टिस ऑफ यूपी के गले में डाल दी, जबकि उनकी रिकमेंडेशन की कोई जरूरत नहीं है। चीफ जस्टिस की जसवंत सिंह कमीशन की रिपोर्ट या तो बघेल साहब ने पूरी पढ़ी नहीं, और पढ़ी है तो उस पर उन्होंने उसको अपने मतलब से उसका एक्सप्लेनेशन निकाल लिया। जसवंत सिंह कमीशन की रिपोर्ट में डॉक्टर हरिदत्त शर्मा साहब बैठे हैं और भी हमारे साथी बैठे हैं, तकरीबन सबने पढ़ी है वो। उसमें बिल्कुल क्लियर है कि केंद्र सरकार को रिकमेंड किया जाता है कि वो संसद में कानून लाए और हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करे। वेस्टर्न यूपी में आगरा में, और तमिलनाडु में मदुरई में, उत्तराखंड और उत्तराखंड के लिए उन्होंने, एमपी के लिए एक जगह रायपुर के लिए किया था, और उत्तराखंड के लिए सर्किट बेंच। अब बघेल साहब ये भी नहीं कह सकते कि स्टेट, पहले तो ये बीजेपी की जब भी केंद्र में सरकार आई वो ये कहती रही कि स्टेट गवर्नमेंट हमें भेजे। स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड कर चुकी, मुलायम सिंह जी भेज चुके, इसके अलावा कल्याण सिंह जी की सरकार थी तो वो भी जा चुकी। बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट भी रिकमेंडेशन कर चुकी अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में। अब सरकार कैसे बचाए अपना पल्ला, तो वो उठा के चीफ जस्टिस ऑफ यूपी के लिए डाल देते हैं कि साहब हमने उनसे मांगा है और उन्होंने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। देखिए सरकार का काम है कि जसवंत सिंह कमीशन की रिपोर्ट पे अमल करे। जब आप 370 एक झटके में हटा सकते हैं संसद में कानून लाके, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की गई थी, संसद से पारित हुआ था, कानून बना था, और उसके बाद आपने चाहा, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, आपने एक झटके में हटा दिया। तो बेंच बनाने में आपको कौन सी दिक्कत है, क्या दिक्कत आ रही है? अरे आप एक कानून लाइए, संसद के अंदर इम्प्लीमेंटेशन कर दीजिए। अब आप अगर ये डरेंगे मेरठ का हमारा लॉस हो जाएगा, आप ये डरेंगे इलाहाबाद का लॉस हो जाएगा, तो भाई आगरा का भी तो है, आगरा में भी तो वोटर है। आगरा में तो 9 के 9 सांसद, विधायक आपके, दोनों सांसद आपके, आपको उसकी परवाह नहीं है। आपको बस ये लगता है कि हम आगरा का अगर जनता हमें सपोर्ट कर रही है तो अब इन्हें हमें कुछ देना ही नहीं है। इस सोच को बदल दीजिए। मेरा करबद्ध निवेदन है सत्तारूढ़ दल से कि ये गोल्डन मौका है। मैं बघेल साहब से पर्सनली ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस माध्यम से, आपकी इमेज बहुत अच्छी है, आपसे हम लोगों के संबंध है, बड़े पुराने संबंध है, पूरे अधिवक्ता समाज को आप प्रिय हैं, तो आप उस संबंधों का ख्याल कीजिए। आप जस्टिस जसवंत सिंह कमीशन, आपके पास तो जवाब है ना कहने का, आप ये नहीं कह सकते आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। आप तो सीधे सीधे कहिए जसवंत सिंह कमीशन की रिपोर्ट है, उसे हमें इम्प्लीमेंट करना है। जी, मैं अब एसपी भारद्वाज साहब के पास जाता हूँ।
एसपी भारद्वाज साहब बीजेपी के महानगर अध्यक्ष हैं, आईटी सेल के, और लीगल सेल के अध्यक्ष हैं। भारद्वाज जी, आपका स्वागत है हमारे ताज न्यूज पर। और आपका ये सब कहना, आपका यहाँ आना हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बीजेपी क्या सोचती है, बीजेपी से जुड़े हुए लोग क्या सोचते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये जो कार्यक्रम देख रहे हैं, आगरा से जुड़े हुए जो लोग हैं, अधिवक्ता हैं और जो नागरिक हैं, वो उन सबके लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि आखिरकार बीजेपी से जुड़े हुए लोग क्या सोचते हैं। इससे पहले आप शुरू करें, मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो अमीर भाई अभी कह रहे थे कि एसपी सिंह बघेल साहब को वो जानते हैं, निश्चित रूप से जो व्यक्ति इस क्षेत्र से आसपास से 7-8 बार सांसद रह चुका हो, तमाम कभी एमएलए रहे हो, मंत्री रहे, तो मेरा यही कहना है कि वो व्यक्ति को जानते हैं, लोगों को जानते हैं, कार्यकर्ताओं को जानते हैं, नाम से जानते हैं, गांव गांव के कार्यकर्ता को जानते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब कार्यकर्ता के पिताजी के नाम से भी उसको पुकारते रहते हैं। तो ये कहना कि वो इस मुद्दे की गर्माहट को नहीं समझ रहे हैं, और ये कह देना कि केवल 9 सीटें नहीं है, अगर हाईकोर्ट की बेंच बनेगी तो आसपास के 2-4 मंडल और जुड़ेंगे। अगर हम उनमें विधानसभा की सीटें जोड़े तो ये सोचिए कितनी सीटों पे इसकी खुशी का असर पड़ेगा। मैं दुख का असर नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पॉजिटिव व्यक्ति हूँ, हमेशा सकारात्मक बात करता हूँ, और ये मान के चल रहा हूँ कि एसपी सिंह साहब की अगुवाई में बेंच जरूर बनेगी। और वो राजनीतिक व्यक्ति जरूर है, लेकिन बहुत ही समझदार और संवेदनशील भी है, और हमेशा लोग के बीच में रहते हैं। तो एसपी भारद्वाज साहब, आपसे आपका वक्तव्य जरूर जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं इसको। सर्वप्रथम ताज न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम। मैं अपनी बात 2 तरीके से कहना चाहूँगा। सर्वप्रथम एक अधिवक्ता के नाते, और दूसरी बात मैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते। अधिवक्ता के नाते मैं सर्वप्रथम अपनी बात रखता हूँ। कहते हैं हारिए ना हिम्मत, बेचारिए ना राम, जैसा कि कहा गया है। और हम इस आंदोलन को लंबे समय से चला रहे हैं, और हमें ये उम्मीद है जिस प्रकार की बड़ी बड़ी समस्याएं देश में जो थी, चाहे वो राम मंदिर का रहा हो, चाहे 370 का रहा हो, जैसा कि अमीर सर जी ने भी जिक्र किया, उसमें आंदोलनकारियों ने सफलता पाई। जैसे उनकी मंशा थी वैसा उन्होंने प्राप्त किया। उसी प्रकार हम अधिवक्ताओं को पूर्ण रूप से ये उम्मीद है कि हम आने वाले क्रम में हाई कोर्ट बेंच को अवश्य प्राप्त करेंगे। अब मैं पार्टी के लहजे से बात कहता हूँ। सर्वप्रथम दिक्कत कहाँ आती है? ऐसा नहीं है हाईकोर्ट आंदोलन का इतिहास किसी को पता ना हो। अब मैं समझता हूँ आगरा में जनरल सभी व्यक्तियों को पता है, और जिस प्रकार से आप इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो मेरी समझ जिसको नहीं पता उसको ही पता पड़ जाएगा। समस्या कहाँ आती है? समस्या अभी हमारे केंद्रीय विधि मंत्री किरण रिजिजू जी आए थे, उनसे हमारे दीवानी के वरिष्ठ अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल मिला, उन्होंने अपनी बात रखी, तो उन्होंने बात को समझते हुए ये आश्वासन दिया कि आगरा में बेंच बनाने के लिए वो प्रयास करेंगे। लेकिन समस्या जो खड़ी हो जाती है वो खड़ी होती है दबाव बनाने की नीति की, और वो इलाहाबाद मेरठ के अधिवक्ता इस बात को अनावश्यक रूप से तूल देते हैं। सरकार ये सोचकर थोड़ा कदम पीछे कर लेती है कि अगर इलाहाबाद में न्याय व्यवस्था ठप हो जाएगी तो सडनली उसके पास कोई ऐसा विकल्प अभी नहीं है कि जिससे कि न्याय व्यवस्था को सुचारू रखा जा सके। इलाहाबाद हमारे उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर वहां का चक्का जाम हो जाएगा तो कितने गरीब न्याय से वंचित हो जाएंगे, कितनी प्रक्रिया रुक जाएगी, कितनी अव्यवस्था फैल जाएंगी। सरकार में मुझे नहीं पता सरकार क्या करेगी, लेकिन इतना मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि हाईकोर्ट बेंच पर जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही समाधान आएगा, इस बात का विश्वास रखिए। पर जो मुख्य समस्या है वो न्याय व्यवस्था का जो पहिया ठप हो जाता है, अभी उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में मैं समझता हूँ सरकार सोच रही होगी। जैसा कि हम लोग ऊपर बात थी हमारी होती है कहीं ना कहीं, तो जो हमारा जो मेन जो दिक्कत आती है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जो ये आंदोलन करने की धमकी देते हैं, जस्टिसों के रास्ते रोक देते हैं, कोर्टों को ठप कर देते हैं। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ठप होगा तो पूरा उत्तर प्रदेश ठप हो जाएगा, और सरकार न्याय के रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। इसलिए ये विश्वास रखिए कि जब 500 साल पुरानी समस्या का समाधान हो सकता है, 370 की समस्या का समाधान हो सकता है, हम आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं, तो हाईकोर्ट आंदोलन में हमारी विजय अवश्य होगी। हाईकोर्ट आगरा का अधिकार है, आगरा को मिलकर के रहेगा, लेकिन न्याय व्यवस्था के ठप होने की जो स्थिति आ जाती है उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सरकार सोच रही है या सोचना होगा।
थैंक यू। भारद्वाज जी, मेरा एक मैं आपके इस तर्क से थोड़ा सा असहमत हूँ। पूरी तरह से तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपका तर्क अपने पास है कि न्याय व्यवस्था में जो लोग वकील लोग आंदोलन करते हैं, वकील साहिबान, हर एक व्यक्ति लोकतंत्र में आंदोलन के लिए स्वतंत्र है, चाहे कुछ भी हो। हमारे लोकतंत्र की खूबी तो यही है कि व्यक्ति अपनी बात अपने तर्क से कहता है, लोकतंत्र के माध्यम में, आंदोलन के माध्यम से कहता है, तो वो तो कहने को स्वतंत्र है। और जहां तक आपकी पार्टी का सवाल है, तो एक बहुत लंबे समय तक विपक्ष में रही है, और उसके पास एक क्रेडिट तो जाता है कि उसने बहुत लंबे समय तक आंदोलन किया है, और एक आंदोलन तो बहुत ही सफल रहा जो लंबे समय तक किया है। तो उसे आंदोलनों से निपटने का तरीका, कैसे उस आंदोलन से निजात पाई जाए, ये सब अच्छी तरह से आता है। और केवल आप ही की पार्टी क्यों, सारी पार्टियां जो इस देश में काम करती हैं, उन सबको पता है कि कैसे आंदोलनों से निपटा जाता है। तो ये तो एक बात है, आप कह सकते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा तर्क नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि आगरा के विकास के लिए, जबकि कानूनी रूप से भी हम लोगों के पीछे सपोर्ट है, तो हमें जरूर मिलना चाहिए। लेकिन आपने बात कही है, सुन के आप निश्चित रूप से मानिए, मेरा सीना फूलने के बाद भी 56 इंच का नहीं होगा, लेकिन वो अपनी मैक्सिमम ऊंचाई चौड़ाई तक पहुंच गया है। और जो इतना जरूर हो गया कि हम लोग काफी प्रसन्न हो गए कि भाई बीजेपी भी और बीजेपी से जुड़े हुए लोग अधिवक्ता के रूप में आए, उस चोले में आए, या वो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में है, वो भी यही सोचते हैं, उन्हें भी जरूरत महसूस होती है कि आगरा में खंडपीठ की स्थापना होनी चाहिए। अब हमारे साथ अनूप शर्मा जी जुड़े हुए हैं। अनूप शर्मा जी से मैं कहना चाहूंगा कि अनूप शर्मा जी, आप क्या इस बात से सहमत हैं कि सरकार शायद हिचक रही है इस बात के पर कि दूसरी जगह आंदोलन हो जाते हैं, जस्टिस करता है, या कुछ और भी जोड़ना चाहेंगे? आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। अमन, मैं ऐसी बात नहीं हूं कि भारतीय जनता पार्टी न्याय व्यवस्था को लेकर कोई स्टेप नहीं उठा रही। ये निश्चित बात है कि भारतीय जनता पार्टी जब तक विपक्ष में रही, किसी भी मुद्दे को लेकर आंदोलन करने से पीछे नहीं रही। आगरा में भी हाईकोर्ट बेंच का जब आंदोलन हुआ, विगत 20-22 वर्षों से इस आंदोलन से बिल्कुल सांस से सांस मिला के जुड़ा हुआ, सारे नेताओं को बहुत नजदीक से देखा है, सुना है। भारतीय जनता पार्टी जब तक विपक्ष में रही, हमेशा हमारे दीवानी कैंपस के मंच पर आई और मंच पे आकर यह घोषणा की कि जब भी हमारी सरकार बनेगी, हम हाईकोर्ट बेंच की स्थापना आगरा में कराएंगे। आज आगरा से जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष हो गए, विधायक हो गए। भारतीय जनता पार्टी के उस समय के सांसद माननीय रामशंकर कठेरिया जी ने हमारे साथ आंदोलन को जिस कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाया, निश्चित रूप से सराहनीय था। और आगरा का एक ऐतिहासिक आंदोलन उन दिनों चला। लेकिन आज जैसा कि हमेशा होता रहा है, आगरा के साथ आगरा हमेशा चला जाता रहा है। जब भी कोई पार्टी विपक्ष में रहती है, वो इस आंदोलन का समर्थन करती है, और जैसे ही वो सत्ता पक्ष में आती है, वो इस आंदोलन से किनारा कर लेती है। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने इस आंदोलन को समर्थन किया, और आज शायद हिंदुस्तान के इतिहास में जितना हम जानकारी रखते हैं, इस समय की सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने जो चाहा है वो किया है। चाहे कोई भी मुद्दा रहा हो, हर मुद्दे पे पार्टी ने अगर अपनी विश्वसनीयता को दिखाया है, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को रखा है, तो उसने उस आंदोलन को दरकिनार करते हुए अपने उस निर्णय पर अमल किया है। तो केवल ये कह देने पर मात्र से कि हम न्याय व्यवस्था से, हड़तालें तो लगातार हुई हैं, इलाहाबाद में भी हुई है, आगरा में भी हुई है, मेरठ में भी हुई है, कानपुर में भी हुई है। केवल ये कह देने से कि भाई न्याय व्यवस्था ठप हो जाएगी इसलिए सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। केवल भारतीय जनता पार्टी अपनी वोटों की राजनीति के चलते गेंद को इस पाले से उस पाले में उछालने का काम करती रही। उस टाइम जब रामशंकर कठेरिया जी सांसद थे, हमारे साथ वो दिल्ली गए, आगरा में आंदोलन किया, आगरा बंद हुआ, ताजमहल का प्रदर्शन हुआ। उस समय भी उनका कहना यही था कि भाई इसमें तो प्रदेश सरकार का कोई मतलब ही नहीं है, केंद्र सरकार को बनाना है, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद हमारे सांसद जी ने भी किनारा कर लिया।
फिर कभी इस बात पर उन्होंने मुद्दा नहीं उठाया कि हाँ भाई अब ये केंद्र सरकार का मामला है। बड़े भाई अमीर अहमद साहब ने जो बात कही बिल्कुल सही बात है। चीफ जस्टिस साहब की रिकमेंडेशन का इसमें कोई औचित्य नहीं है। वाजपेयी साहब ने जो बताया बिल्कुल सही था। आज केंद्र सरकार इस पर कानून बनाकर और बेंच की घोषणा कर सकती है। ये तो केवल गेंद को इस पाले से उस पाले में उछालने वाली बात है। चौधरी साहब की आवाज नहीं आ पा रही है। आ रही है सर, आ रही है। अच्छा, आ रही है। मैं चौधरी साहब भाई चौधरी साहब की आवाज तो पूरे जिले में गूंज रही है पवन भाई। अरे चौधरी अजय सिंह जी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। चौधरी साहब, आप क्या सोचते हैं इस पूरी खंडपीठ की स्थापना के लिए आगरा में? क्या आप समझते हैं? लोगों का जो कहना है, लगातार इस पर चर्चा चल रही है कि आगरा खंडपीठ अभी नहीं तो कभी नहीं। आप कैसा सोचना है? भाई साहब, पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकारे सभी। और प्रणाम प्रणाम, खुश रहिए। हरि भाई साहब का चरण स्पर्श। मैं खुश रहिए, जो खुश कहना रहो, चाहता जीते हूं, रहो। थैंक यू सर। देखो, बड़ी विडंबना की बात है जिस तरीके से जो बातें चल रही हैं। अभी डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से जो कहा, बड़े आपको स्पष्ट रूप से बताया कि आंदोलन कहां कहां से कैसे कैसे हुआ। अब मैं तो एक ही चीज कहूंगा, शायद आगरा ने वर्ष 1956 में जब पहली 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1966 के लिए जब कार्यक्रम के लिए बैठक हुई, हम अपनी लाइन से हट गए। हम लोगों को ये नहीं कहना चाहिए था कि हमें हाई कोर्ट बेंच चाहिए। अरे भाई, हम तो ये लेकर के चलना चाहिए था कि हाई कोर्ट की पुनर्स्थापना आगरा में होनी चाहिए थी। हमारे पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं होना चाहिए था। आप एक बात बताइए, जो चीज हमारी गई, हम उस चीज को अपने स्थापित करने की बात कर रहे हैं ना। कोई भीख थोड़े मांग रहे हैं हम किसी से। फिर दूसरी बात, अगर हम अपनी बात को अगर कहें, राजनीतिक दल इच्छा शक्ति के चलते हुए हम लोगों ने अगर मान लो खंडपीठ की अगर बात अगर की, आगरा का अधिकार है भाई, वो तो हम तो पूरे हाईकोर्ट पे हमारा अधिकार है। लेकिन अगर हाईकोर्ट अगर नहीं है तो अगर खंडपीठ की अगर बात है, वही खंडपीठ तो मिलनी चाहिए। अब दूसरी बात आती है जन आंदोलन की। जनता को लेकर के बहुत सारे आंदोलन किए गए। और पवन भाई साहब, मैं आपकी एक बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर सांसद अगर धरने पे बैठ जाते, मैं पूरी तरीके से इसका 100% समर्थन करता हूं। अगर धरने पे बैठ जाते तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट खंडपीठ की घोषणा हो गई होती। क्योंकि हमारे यहां बड़े लंबे लंबे हड़तालें हुआ करती थी, और जब आंदोलन हुआ करते थे और उसके बाद किसी भी मंत्री से हमारी मुलाकात नहीं हुआ करती थी। रमाशंकर कठेरिया जी मंत्री बने 2.5 महीने की हड़ताल के बाद, 3.5 महीने की, सॉरी, हमारी किसी से मुलाकात नहीं हुई। तो कठेरिया जी के निवास पर हम धरने पर बैठे, 24 घंटे नहीं हुए थे हमारी मुलाकात के लिए समय। 2.5 महीने के आंदोलन में जो नहीं हुआ वो 24 घंटे में हो गया। तो आप ही एक बात बताइए कि अगर इच्छा शक्ति अगर ऐसी अगर होती, तो मैं जहां तक समझता हूं निश्चित रूप से हमारे हक में यह निर्णय सुना दिया गया होता। आज कहीं ना कहीं आगरा का जो राजनीतिक तबका है वो दृढ़ इच्छा शक्ति की उसके अंदर कमी है। जब तक आगरा से कोई ऐसा नेता निकल के नहीं आएगा जो जनता में अपने बल पर जीत करके और वहां जा सके, तब तक मैं नहीं समझता आगरा के हक की कोई बात कर सकता है। न तो वो हाईकोर्ट खंडपीठ की कर सकता, न वो बैराज की कर सकता, न वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कर सकता। अब एयरपोर्ट तो चला गया जेवर में, अब खंडपीठ पे भी बाजी लगाने के लिए बैठे हैं क्या?
तो हमारे यहाँ का जो नेतृत्व है उस नेतृत्व को अब समझना होगा। हमको आगरा की जनता को निश्चित रूप से अगर रोड पे आप नहीं आ सकते तो हमें खंडपीठ की बात करने का फिर कोई अधिकार नहीं रह जाता। एसपी भाई ने कहा, एसपी भाई कई बार आप जो है हमारे साथ डेलीगेशन में गए और आपको भी ये मालूम है कि अगर इलाहाबाद की जनता वहां उतर सकती है तो आगरा की जनता कैसे नहीं उतर सकती। आगरा में भी वही आंदोलन है, मेरठ में भी वही आंदोलन है, और आगरा में अगर स्थापित होती है तो मेरठ और इलाहाबाद का सब आंदोलन अपने आप चुप हो जाएगा। हम सरकार को उस आंदोलन की नहीं है, आगरा का अधिकार है, आगरा को देना होगा। आगरा ने 9 सांसद, 9 विधायक, 2 सांसद, 1 मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, ये सब कुछ दिया, फिर आगरा को क्या देने की बाकी रह गई है। जी, अब हम लोग दूसरे राउंड में आ गए हैं और इस राउंड में मेरी अपेक्षा यही रहती है कि हम लोग छोटे छोटे जवाब दें जिससे कि सारे लोग अपने पक्ष को रखें। मैं सबसे पहले एसपी भारद्वाज जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो प्रश्न कुछ इस तरह से है जो मैं चाहूंगा उसका छोटा जवाब दें जिससे कि सारे लोग इसमें इकट्ठा अपना उनका सहयोग पूरी तरह से हो सके और अपनी अपनी बात कह सके। भारद्वाज जी, अभी जैसे ही हमारे एसपी सिंह बघेल साहब कानून मंत्री, विधि मंत्री बने थे, राज्य विधि मंत्री बने थे, उसके तुरंत बाद हमारे जो आगरा से पूर्व सांसद थे और वर्तमान में इटावा से जो सांसद हैं प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया जी, बड़े जुझारू हैं, वो भी जनता से जुड़े रहे। उनका एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने ये कहा था कि अब तो आगरा की खंडपीठ के लिए रास्ते खुल गए हैं, अब तो स्थापना हो जानी चाहिए। तो मैं ये आपका वर्जन इस पे जानना चाहता हूँ, आप क्या कहते हैं? क्या ये एक राजनीतिक बयान था या एक ये राजनीतिक उल्हाना था या वास्तविकता में वो भी ये मानते हैं कि वो बहुत सीनियर और बहुत अच्छी पहुंच रखने वाले राजनेता हैं, सांसद हैं? क्या कहना चाहेंगे इस पे? सर्वप्रथम मैं राजनीतिक उलाहना तो उसको हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कठेरिया जी ने कंधे से कंधा मिलाकर हाईकोर्ट बेंच के लिए आगरा की जनता के साथ संघर्ष किया है। और रही बात एसपी बघेल साहब की, तो उन्होंने भी कभी इस बात से इनकार नहीं किया कि हाईकोर्ट बेंच आगरा का अधिकार नहीं है। उसके लिए उन्होंने भी अपना जो भी दमखम लगाया है वो पूरा लगाया। लेकिन जो एक छोटी समस्या मैंने जो बताई थी, उस समस्या पर बहुत गंभीरता से विचार हो रहा है और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ ताज न्यूज के माध्यम से कि आगरा हाईकोर्ट की बेंच आगरा का अधिकार है। हाईकोर्ट बेंच आगरा को मिलेगा, मिल करके रहेगी वो बेंच। अन्य किसी स्टेट, अन्य किसी जिले में, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो कहीं हो, वो किसी को नहीं सरकार देने वाली, वो आगरा को ही देगी। लेकिन सरकार इस पर गंभीर चिंतन कर रही है। कठेरिया जी भी कंधे से कंधा मिलाकर आगरा के साथ है और एसपी बघेल साहब भी साथ हैं। और जो केंद्रीय मंत्री जी ने अपनी बात कही है वो रिपोर्ट के आधार पर संतुष्ट होकर के उन्होंने आगरा के अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया था कि ये बेंच आगरा का अधिकार है और इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। चलिए भारद्वाज जी, आपके मुंह में घी शक्कर, अभी तकनीक इतनी आगे नहीं गई है कि मैं यहाँ से आपको आपका मुंह मीठा कराऊं और आप वहां पर आपका मुंह मीठा हो जाए। लेकिन आपके मुंह से, भाजपा के मुंह से यह बात सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग भी उसी तरह से इस आंदोलन में शामिल हैं, उसी इच्छा शक्ति से, जिस इच्छा शक्ति से दूसरे लोग शामिल हैं। मैं डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी के पास जाऊंगा और उनसे पूछना चाहूंगा, डॉक्टर साहब ऐसा क्या है क्योंकि जब आप लोगों ने, वकील साहिबान लोगों ने अपने विधि राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब का होटल पीएल पैलेस में स्वागत किया था, तो उन्होंने साफ ये कह दिया था कि हमने अध्ययन करा लिया है, जब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सिफारिश नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, हमने बहुत अध्ययन करा लिया है। इसके बाद तो फिर बॉल वहीं की वहीं पहुंच जाती है जहां वो पहले। क्या पवन भाई, मैं आपसे वही निवेदन कर रहा हूं, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, मेरा विचार नहीं है कि साहब चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन चाहिए। मैं यही बतला रहा था कि ये बघेल साहब ने गेंद उस पाले में डाल दी कि साहब बिना चीफ जस्टिस साहब की रिकमेंडेशन के नहीं होगा, जबकि ऐसा रत्ती भर नहीं है, कतई नहीं है।
जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट बहुत अपने में साफ है और उसमें ये केवल पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, पार्लियामेंट से ही लॉ बन करके बेंच स्थापित होगी, इसमें और कहीं कुछ नहीं। स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी रिकमेंड कर चुकी है, लेकिन केवल टोपी पहनाने से काम नहीं चलेगा। दृढ़ इच्छा शक्ति जब तक हमारे सांसद और मंत्री महोदय में नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। एक चीज वो, अभी एसपी भाई ने कहा, मैं केवल 1 मिनट लेता हूं पवन भाई, कि केंद्रीय मंत्री जी ने यहाँ जो वकीलों का हम लोगों का डेलीगेशन मिला था, मैं उसमें नहीं था, लेकिन जो मिला उस पर उन्होंने आगरा के लिए कहा, लेकिन उसके बाद जैसे ही हम इलाहाबाद में वकीलों ने हड़ताल की, उन्होंने एकदम पलट दिया, उन्होंने कहा साहब मैंने आगरा के लिए नहीं कहा। तो हमको ये देखना है कि कौन साफगोई से हमारे साथ है। जहां तक रमाशंकर कठेरिया जी का सवाल है, मैं मानता हूं कि वो भी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, लेकिन उनका जो बयान था, जो जिसका जिक्र आपने किया, मेरा अपना मानना है, ईश्वर करे कि मैं गलत हूं, दैट वाज सरकास्टिक रिमार्क, इसके अलावा कुछ नहीं। कि अब देखते हैं साहब, अब आगे बघेल साहब बनवा ले हाई कोर्ट की। भाई मेरे भाई, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां से चला गया, बैराज बना नहीं, यमुना साफ हुई नहीं, जिसमें इतना पैसा आया वो सारा का सारा पैसा कहाँ गया, इसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। आज यमुना नाले में तब्दील हो गई है, हमको उसको देख करके रोना आता है। हाई कोर्ट बेंच नहीं हुई, हाई कोर्ट बेंच के लिए कोई प्रयास सही मायने में नहीं हुआ। एसपी भाई ने कहा, भारद्वाज जी ने, कि साहब ये सरकार की मंशा है और निश्चित तौर पर हाई कोर्ट की स्थापना होगी, बेंच की स्थापना होगी। मैं इसका तहे दिल से स्वागत करता हूं, ईश्वर करे कि ऐसा हो। लेकिन अंधी, वो एक कहावत है पवन भाई, कि अंधी तेरा भैया आया है, कि भैया गले मिल लूंगी तब जानूंगी। आश्वासन हम बहुत सालों से झेलते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, अब हमें आश्वासन नहीं, हमको काम चाहिए। जी, मैं सीधे अभी अपने चौधरी अजय सिंह जी के पास जाऊंगा। चौधरी साहब, आपके तेवर बिल्कुल अलग हैं बातचीत के, इसीलिए मैं सीधा आपके पास आया हूं। एक चीज तो स्टेब्लिश हो गई, डॉक्टर साहब ने ये बताया कि उन्होंने ये नहीं कहा कि चीफ जस्टिस के कहने से ही यहाँ पर बेंच स्थापित होगी, बल्कि उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब ने कह दिया है कि हमने पता लगा लिया है और ये बेंच यहाँ स्थापित होगी। तो एक तो यहाँ कंट्राडिक्शन हो गया। दूसरा एक कंट्राडिक्शन ये हो गया कि जो मंत्री, विधि मंत्री जी जो आए थे यहाँ पर, उसके बाद इलाहाबाद में स्ट्राइक हो गई, तो उन्होंने कहा मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं कि आगरा में स्थापित होगी, जबकि आगरा में जो लोग थे मीटिंग में उन्होंने कहा था कि नहीं, आगरा के लिए होगा, आप लोग आइए। तो ये दो चीजें सीधी सीधी कहना चाहिए संक्षेप में। नहीं नहीं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से है। उस मीटिंग में माननीय एसपी सिंह बघेल साहब थे। एसपी सिंह बघेल साहब इस बात को कह रहे हैं कि आगरा में खंडपीठ की बात उन्होंने नहीं कही है, हम स्वीकार कर लेंगे। अरे भाई, कम से कम ये दो मुंही बातें नहीं होनी चाहिए। आप जो बात अगर कह रहे हैं, मैंने पहले भी कहा, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कहिए। अगर आप नहीं कह सकते तो आप आश्वस्त ऐसे मत कीजिए। और दूसरी भाई रही बात ये, आपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आगरा से ले जा करके जेवर में स्थापित कर दिया। आगरा अब 1 इंच किसी को देने वाला नहीं है। आने वाला 2022 का जो चुनाव है, इसमें यह दिखा दिया जाएगा कि आप अगर 9 विधायक लाते हैं तो आप सही, और 9 विधायक नहीं लाते तो आगरा का अधिवक्ता और आम जनमानस सही। हमें हमारे हाई कोर्ट चाहिए चाहिए चाहिए, उसे लेके रहेंगे। अब सरकार से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। दूसरी बात, एयरपोर्ट हमारा था, उसे आप ले गए, ठीक है, लेकिन हम पानी पीते हैं, उस पानी को पीने के लिए शुद्ध पानी आप अगर नहीं दे सकते तो आप हमें क्या देंगे? सरकार की मंशा, मैं ये नहीं कह रहा, मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन मैं आगरा के अधिकार के लिए अपने जी जान से लड़ूंगा, लड़ता आया हूं और आगे भी लड़ूंगा। लेकिन हाँ, अगर जरूरत पड़ी जान में खबर कर, लेकिन आगरा का अधिकार अब नहीं मरने देंगे। जी अमीर भाई।
मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी जी अबू भाई, आपने मेरा कई बार आपसे डिस्कशन हुआ और आपने ये कहा हर बार कि नहीं, आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो जेवर में उसका शिलान्यास हो गया, भव्यता से हो गया चुनाव से कुछ पहले। अब तो हम यही होगा, जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान होगी तो हम उसको हाथ हिलाते रहेंगे और नीचे से ऊपर जाता रहेगा। क्या कहना चाहते हैं? अगर हाईकोर्ट की बेंच भी चलेगी तो आप क्या कर लेंगे? देखिए पवन भाई, मैं कुछ कहूं उससे पहले मैं एक अपील करना चाहूंगा अपने साथी समस्त अधिवक्ताओं से जो आज इसमें डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो इसको सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं, उन तक हमारी ड्यूटी है कि सबसे पहले तो हम लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से करवाएं, क्योंकि आपने एक बीड़ा उठाया है और बिना किसी प्रयास के, ना तो मैंने कोई आपसे कांटेक्ट किया, ना किसी अधिवक्ता ने आपसे कांटेक्ट किया, आपने स्वयं इस बात को समझा शहर के एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट होने की हैसियत से कि ये आगरा की आवाज है, आगरा की मांग है, ना कि सिर्फ अधिवक्ताओं की, और आपने इसको एक आवाज दी अपने चैनल से। तो मैं सबसे आज निवेदन करूंगा कि हम अपने साथी अधिवक्ताओं से स्वयं सब्सक्राइब करें और सबसे सब्सक्राइब कराएं। मैं दूसरी बात, मुझे आज बड़ी खुशी, मैं बधाई देना चाहूंगा अपने छोटे भाई एसपी भारद्वाज को कि उन्होंने आज एक मंझे हुए अधिवक्ता और मंझे हुए राजनीतिज्ञ की हैसियत से अपना उद्बोधन आज दिया है और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इस बात को माना कि देखिए, बात यह है कि अधिवक्ता अधिवक्ता होता है, उसके लिए पहले अधिवक्ता का हित होता है, अधिवक्ता समाज का हित होता है। पार्टियों में लोग हैं, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, लेकिन इसके बाद भी मेरी एक आइडियोलॉजी है। मैं किसी पार्टी को दोष देना नहीं चाहता। देखिए, सबने ऐसा किया। जनता दल की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार रही, जिसने कमीशन बनाया था उसने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। जनता दल की सरकार आई, उसने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। मुलायम सिंह जी आए, लिख के देके गए, मुख्यमंत्री बनती, वो कहने लगे नहीं साहब वो तो विपक्ष के नेता का बयान था, अब तो मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, पूरे उत्तर प्रदेश की मुझे सूचना है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये पार्टीज को ये डर लगता है कि अगर हमने कर दिया, जैसा कि एसपी भारद्वाज ने आशंका व्यक्त की, इलाहाबाद ठप हो जाएगा, सारा काम रुक जाएगा। अरे भाई, 370 हटाने से पहले 2 महीने आपने पूरे कश्मीर में कर्फ्यू लगा के रखा और पूरे विद्रोह को दबा दिया, कोई कुछ नहीं कर पाया। तो सरकार अगर दृढ़ इच्छा शक्ति पे आ जाए और वो ये मान ले कि भाई एक जनहित का काम है, तो एक छोटे से शहर की नाराजगी, उसे उसमें क्या हो जाएगा? कोई न्याय व्यवस्था ठप नहीं होगी, कोई न्याय व्यवस्था ठप नहीं होनी है। सरकार को पूरी पावर है, सुप्रीम कोर्ट को पावर है, चीफ जस्टिस को पावर है। अगर इलाहाबाद के अधिवक्ता हड़ताल पे चले जाए तो वो सारा का सारा वर्क ट्रांसफर कर दे लखनऊ बेंच को, वहां लगेगा। जैसे आगरा जिले का कई बार वर्क ट्रांसफर हुआ है। तो एसपी भाई, इससे ना घबराइए, आप तो ये देखिए कि क्या आगरा की मांग जायज है या नहीं है। अगर जायज है तो पूरी करवाइए, नाजायज है तो स्पष्ट घोषणा करिए। मैं आज आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से माननीय एसपी सिंह बघेल साहब को इस बात का आमंत्रण देता हूं, जैसा कि उस दिन वाजपेयी जी ने उस सभा में उनसे कहा, जब उन्होंने बहुत मजबूत से कहा नहीं हम सब देख चुके हैं, वो चीफ जस्टिस की जरूरत है, उन्होंने कहा नहीं आप गलत कह रहे हैं। तो मैं आज उन्हें इस बात का आमंत्रण देना चाहता हूं कि हमारी बार एसोसिएशन में आए, हमारे सीनियर्स, हमारे जूनियर्स, अधिवक्ता समाज को इस बात से कन्विंस करें कि वो आखिर किस आधार पर इस बात को कह रहे हैं। कौन सी संवैधानिक बाध्यता है कि चीफ जस्टिस के रिकमेंडेशन के बगैर बेंच नहीं बन सकती? या तो वो हमें कन्विंस कर दें या हमसे कन्विंस हो जाए, यही तरीका हो सकता है। और ये बात बंद कमरे में नहीं हो सकती, अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल से बात नहीं हो सकती, उन्हें आम अधिवक्ता समाज के बीच आना चाहिए। उनका पूरा अधिवक्ता समाज बेहद मान सम्मान करता है, अधिवक्ता समाज क्या, पूरा आगरा उनका मान सम्मान करता है, इसीलिए इतने भारी बहुमत से वो जीत कर गए। उन्हें सभी लोगों ने वोट दिया, धर्म की सीमाएं टूटी, जाति की सीमाएं टूटी, सब टूटी। तो मेरा आग्रह माननीय एसपी सिंह बघेल साहब से है कि आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, आप सांसद रहे ना रहे, मंत्री रहे ना रहे, लेकिन इस शहर के बाशिंदे जरूर रहेंगे। तो कृपया करके ऐसा कोई कार्य ना करें कि कल को आगरा की जनता आपके विरोध पे आमादा हो जाए। आपको बार एसोसिएशन में आना चाहिए और आने के बाद या तो हमें कन्विंस करिए कि बाध्यता, तो फिर हम चीफ जस्टिस पे पूरा प्रेशर बनाएं, या फिर आप हमसे कन्विंस हो जाइए, कन्विंस होने के बाद उस पर अमल कीजिए। सीधी सीधी बात है। दृढ़ इच्छा शक्ति की बहुत जरूरत है। जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक जो है हाईकोर्ट की बेंच नहीं बनेगी। मैं एक बार एक प्रतिनिधि मंडल में गया था, जब अरुण जेटली केंद्रीय विधि मंत्री हुआ करते थे, उनसे जब हम लोग मिले, केशव मेहरा जी लेके गए थे उस प्रतिनिधि मंडल को, देवेंद्र वाजपेयी जी उसमें थे, मैं भी था। उन्होंने भी यह बात कही, अरे साहब वो चीफ जस्टिस तैयार नहीं है, अभी हम कर देंगे, वो होगा। तो वाजपेयी जी ने वही उनसे कहा था
कि आप एक शहर की नाराजगी मतलब ले रहे हैं, पूरे वेस्टर्न यूपी को आप जो है नाराज करना चाहते हैं, पूरे वेस्टर्न यूपी के हित पे आप कुठाराघात कर रहे हैं सिर्फ एक इलाहाबाद के। और पवन भाई, जो अभी अजय सिंह जी हमारे भाई कह रहे थे, देखिए ऐसा होता है, एक तो उम्मीद होती है कि भाई कोई चीज आएगी और उसके बाद होगी, एक ही है, एक जिसके पास है, जब उसके हाथ से जाता है तो वो तो सड़क पे फौरन आ जाता है। आप देखिए जब मकान टूटता है किसी का, चाहे वो एनक्रोचमेंट हो, लेकिन पूरा परिवार सड़क के ऊपर आ जाता है, बुलडोजर के सामने खड़ा हो जाता है। वो स्थिति इलाहाबाद की है। वहां के वकीलों की भी ये हालत है और वहां की जनता की भी हालत है, वहां के होटल वालों की हालत है, रिक्शे वालों की हालत, सबकी यही हालत है। उनके पास तो अभी है, उन्हें लगता है हमारे हाथ से अभी चला जाएगा, तो जाहिर सी बात है उनका प्रोटेस्ट ज्यादा होता है, वो ज्यादा करेंगे, वो ज्यादा सड़कों पे आएंगे। हमारे यहाँ की जनता 6 बार सोचेगी आने में। तो भाई इतने साल से चल रहा है आंदोलन, पता नहीं आएगी नहीं आएगी, और आएगी भी तो कब आएगी। इसलिए जनता उतने सक्रिय तरीके से भागीदारी नहीं कर सकती है। लेकिन जैसा चौधरी अजय सिंह जी ने बताया, इन्होंने जनमंच के माध्यम से इस आंदोलन को गांव गांव पहुंचाया है। तो कोई जब लोग हमसे ये कहते हैं जनता का आंदोलन बनाइए, बड़ा दुख होता है। और तब दुख होता है जब हमारे साथी कहने लगते हैं कि जनता का आंदोलन बनाइए। अरे भाई कैसे बनाए, हमें बता दो, समझा दो। ग्राम प्रधानों को हमने बुला लिया, सभासदों को हमने बुला लिया, विधायकों को हमने बुला लिया, पूरे मंडल के अधिवक्ताओं को हमने बुला लिया, सड़कों पे हमने उतर के 12-12, 18-18, 20-20 दिन हमने पूरे शहर में नुक्कड़ सभाएं की है, जा जाके लोगों को बताया, जागरूक किया है। अब इसके बाद अधिवक्ता समाज क्या करे? लेकिन देखिए, मैं तो इस शहर को मुर्दों का शहर कहता हूँ। जिस शहर में 18 या 21 लोग जहरीला पानी पी के मर जाए और उस शहर में जरा सी भी सुगबुगाहट ना हो, यही काम किसी ईस्टर्न यूपी के शहर में हो गया होता, जिंदा जला दिए जाते लोग, अधिकारी जिम्मेदार लोग। लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ तो कोई आवाज भी नहीं होगी, सुगबुगाहट भी नहीं। असल में ब्रज का क्षेत्र ऐसा है, यहाँ की मिट्टी में खुशबू मोहब्बत बसी हुई है। यहाँ का आदमी स्वभाव से बड़ा शांत स्वभाव का व्यक्ति है। वो तब तक रिएक्ट नहीं करता जब तक बहुत ज्यादा सर से पानी ना चला जाए, तब करता है। तो जनता का आंदोलन तो है। आगरा की किस जनता ने विरोध कर दिया है? किसने कहा कि नहीं साहब हाईकोर्ट बेंच नहीं आनी चाहिए? मुझे एक बयान दिखा दीजिए, किसी भी राजनीतिक दल का हो, किसी भी उसका हो, जिम्मेदार अधिकारी का हो, किसी भी अधिवक्ता का हो। दिक्कत क्या है? दिक्कत वही है जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा, मेरे अनूप ने भी कहा, अजय सिंह जी ने कहा, एसपी भारद्वाज जी ने भी कहा, दिक्कत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल वॉइस है। जब तक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल वॉइस नहीं होगी, हमारे सांसद या मंत्री जब तक ये ना करेंगे कि नहीं साहब देखिए आपने हमें मंत्री बनाया है तो हमें हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, हम सांसद बन के आए हैं, इतने वोटों से हम जीत कर आए हैं, हमने आपकी पार्टी को एक सीट दी है और हमारा अधिकार है और हमारा एक कर्तव्य है कि हम अपने क्षेत्र की मांग, उचित मांग को, गलत मांग नहीं, उचित मांग को हम आपके सामने रखना चाहते हैं और उस पर अमल कीजिए। लेकिन दिक्कत क्या, पता नहीं क्या परेशानी होती है जब विपक्ष में होते हैं, भाषा कुछ और होती है, सत्ता में आने के बाद भाषा बदल जाती है, फिर डिप्लोमेटिक होती है, अपने गले के सांप को दूसरे के गले में पहना दिया जाता है कि अब तू भाई निपट इसको। अब ना, जैसे भाई साहब ने कहा, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। चीफ जस्टिस क्यों चाहने लगे कहीं जाए? उनका सारा जमाया सेटअप वहां है, सारे हाईकोर्ट के जजेस का सेटअप वहां है, उनके भाई भतीजे सब जो है वकालत कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कोठियां उनकी वहां मौजूद है, सारी सुविधाएं मौजूद है। तो वहां से वो क्यों चाहेंगे कहीं कोई चला जाए, कोई बेंच बन जाए? वहां सब पे कंट्रोल रहता है, चीफ जस्टिस का इलाहाबाद में रहते हैं, बेंच बन जाएगी तो उतना उनको लगेगा अजीब सा। भाई एक साम्राज्य होता है ना, चीफ जस्टिस तो अपने को शहंशाह समझता है। तो आप भी जानते हैं, कोई नहीं चाहता मेरी शहंशाहियत में थोड़ी सी भी कमी है, वो नहीं चाहेगा, कभी नहीं चाहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूपी। जी अमीर भाई, मैं आता हूं आपके पास। जिम्मेदारी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, कुछ नहीं लगेगा। 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे में कानून बनेगा, बिल आ जाएगा लोकसभा के अंदर और 10 मिनट में पास हो जाएगा और उसके बाद कोई चीख पुकार करता रहे, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 1 हफ्ते से ज्यादा कोई चीख पुकार, कोई विरोध नहीं होगा। ये मान के रखिए, आप करें तो सही सरकार। जी अमीर भाई, मैं आपसे सहमत हूँ। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि बिल्कुल समय नहीं लगेगा और अभी कृषि कानून की वापसी 3-4 मिनट में हो गई थी। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ और इस बात से भी सहमत हूँ कि ये ब्रिज का क्षेत्र है। ब्रिज क्षेत्र में व्यक्ति, यहाँ के लोग बहुत ही शांत और प्यार के स्वभाव के लोग होते हैं। लेकिन फिर भी क्या करें कि हमें पता नहीं कि उनके स्वभाव में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। मैं तो अभी अनूप भाई के पास जाना चाहता हूँ। अनूप भाई, आपको क्या लगता है? प्रोफेसर एसपी सिंह, आप मुझे एक भी आंदोलन बता दीजिए, आगरा में एक भी जन आंदोलन हुआ वो मुझे बता दीजिए। मेरी याददाश्त में तो 60 साल की उम्र होने को आ गई, एक भी जो कोई आंदोलन बताइए, जन आंदोलन जो आगरा की जनता ने जन आंदोलन किया पूरा आगरा सड़कों पे आया, मुझे कोई आंदोलन याद नहीं आता।
ऐसा। ये भाई साहब तो इसका मतलब ये नहीं है आगरा के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। राजनीतिक जो दल है अच्छा वो आगरा के धैर्य की तो परीक्षा भाई ले रहे हैं। तो भैया कब तक लेंगे? जब हम मर जाएंगे तब तक धैर्य की परीक्षा ली जाएगी हमारी। 60 साल उम्र होने को नहीं, अब 10-15 साल के और हैं, अगर मिला वो अब ऊपर वाले समय की मेहरबानी रही तो। अब एसपी भारद्वाज हम पे भैया रहम खाएं, थोड़ा ऊपर तक बात पहुंचा के भैया हमारे जीवन काल में मिल जाए तो 2-3 कोर्टों में हम भी बहस कर लें। भाई साहब हरिदर शर्मा साहब वो भी हाईकोर्ट में बहस कर लें, हमारे अधिवक्ता समाज हाईकोर्ट की भी बहस कर ले, वहां का भी थोड़ा सा आनंद ले लें। मुझे लग रहा है कि हम सब लोग साथ साथ बोल रहे हैं कि कोई आवाज प्रॉपर नहीं आ पाती है और सब लोग नहीं सुन पाते। मेरा निवेदन है कि सब लोग अपने नंबर पे बोले तो सब सुन पाएंगे। मैं अमित शर्मा जी से पूछना चाहूंगा कि शर्मा जी आपको क्या लगता है कि प्रोफेसर साहब क्या अभी कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे स्थापित होगी, या फिर वो भी मान चुके हैं कि ये नहीं बनेगी, या फिर अभी आंदोलन तेज होने का इंतजार? पवन जी, जैसा कि उस दिन हम लोगों ने माननीय एसपी सिंह बघेल साहब उनसे बातचीत की, विस्तार से बातचीत हुई, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद उनके अंदर भी कुछ दृढ़ इच्छा शक्ति की कुछ कमी है, या वो अपने आप को कुछ असहज सा महसूस कर रहे हैं बात को आगे तक ले जाने के लिए। दबे तो मैं ये बात जरूर कही कि भाई मैं तो खुद चाहता हूं कि हाईकोर्ट की बेंच आगरा में बने, और अगर मेरे इस समय में बनी जब मैं विधि मंत्री हूं तो मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। लेकिन इन सारी बातों के पीछे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जो प्रयास होना चाहिए या जिस प्रयास से हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, उस प्रयास में कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा महसूस हो, हमें ऐसा लगा सुनने के बाद कि शायद वो उस प्रयास तक नहीं पहुंचना चाहते, या कहीं ना कहीं उसकी मंत्री जी की कुछ असमर्थता है। और हमेशा से आगरा के संग सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही रहा है, जैसा कि मेरे सभी भाइयों ने कहा है, हमें आगरा की राजनीतिक लॉबी कभी भी इतनी मजबूत नहीं मिली जो आगरा में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना को लेकर गंभीर रहे। हमेशा से ऐसा रहा। मेरठ की लॉबी, ये निश्चित बात है, मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं बोला ना, पिछले 22 वर्षों से इस आंदोलन से सांस मिला के जुड़ा हुआ हूं। इतने सारे प्रतिनिधि मंडलों के साथ गए आए, मुलाकात की, लेकिन आज भी इस बात को कहने से मैं गुरेज नहीं करता कि मेरठ की राजनीतिक लॉबी हम लोगों से बहुत ज्यादा सशक्त है। यही कारण है कि जस्टिस जसवंत सिंह रिपोर्ट आगरा के पक्ष में होने के बावजूद भी हम लोग उसे आज तक आगरा बता रहा हूं पवन जी आपको, ये मेरा अपना आकलन है। हो सकता है मेरे कोई भाई इससे ना इत्तेफाक रखें। अगर यही जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट मेरठ के हक में गई होती तो निश्चित रूप से अब तक हाईकोर्ट की बेंच मेरठ में बन चुकी होती। मैं अनूप जी आपसे पूछना चाहूंगा, एक प्रश्न है। आप बार बार कह रहे हैं कि मेरठ हम शायद अनूप जी मेरी बात नहीं सुन पा रहे हैं। जी पवन जी, अब आवाज आई, बोलिए सर। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, अभी आपने कहा कि हम लोग मेरठ हमसे बहुत मजबूत है, तो हम लोग ऐसा क्या करें, क्या खाएं, किस जिम को ज्वाइन करें, क्या इसकी हरकत करें आखिरकार, जिससे हमें हमारे अंदर भी मजबूती आए, क्या दिनचर्या में परिवर्तन लाए, क्या हम अपनी योजना में परिवर्तन लाए? कुछ तो निदान होगा, या हमने हार मान ली? निदान यही है पवन जी कि हम लोगों को हर हालत में, हर स्थिति में अपने सांसद और विधायकों का घेराव करना होगा और उन्हें इस बात के लिए मजबूर करना होगा। जैसा कि भाई चौधरी अजय सिंह ने कहा, बिल्कुल सही बात है। हम उनका आगरा में आना जाना और उनका घर में रहना दूभर कर दें कि जब तक वो हमारे इस आंदोलन को समर्थन करके हाईकोर्ट की बेंच की घोषणा नहीं करा देते, तब तक हम उन्हें आगरा में घुसने नहीं देंगे। या हम उनके दरवाजे पर अगर अनशन करने बैठे हैं तो हम लोग तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि वो हमारी इस मांग को नहीं मनवा देते। जी, मैं एसपी भारद्वाज जी की तरफ चलता हूँ। एसपी भारद्वाज जी से मुखातिब होता हूँ।
एसपी भारद्वाज साहब, ये बात जैसे अमीर भाई ने कही, ये बात मैंने भी महसूस की और दर्शकों ने भी महसूस की होगी। आपने वकील होने का भी कर्तव्य निभाया और भारतीय जनता पार्टी के लीगल सेल के महानगर अध्यक्ष होने का भी अपना कर्तव्य निभाया। लेकिन इसके लिए आपको बधाई। अच्छा लगता है यदि निपुण लोग आगरा में रहते हैं और ऐसे निपुण व्यक्ति यदि हमारी साइड में हो, हमारी टीम में हो, तो बहुत अच्छा लगता है। अब आपने लगभग सब लोगों की बात सुनी, आपको क्या लगता है? आप ये तो महसूस कर ही पा रहे होंगे कि कितना आक्रोश है सबके मन में। देखिए सर, आक्रोश होना तो इसलिए जायज है क्योंकि हमारा आंदोलन काफी, समझता हूँ काफी वर्षों में तब्दील हो चुका है। लगभग अगर 81 से भी मैं अगर एक्चुअल में इस आंदोलन को जोड़ूं तो 41 ईयर्स हो चुके हैं। काफी सरकारें आ भी गई और चली भी गई, और काफी सरकारों ने आश्वासन भी दिया, जैसे कि सर ने बताया था मुलायम सिंह यादव जी लिख कर भी मुकर गए। लेकिन तब में और आज की स्थिति में थोड़ा सा फर्क यह आया है कि पहला तो हमारा बेनिफिट ये है कि जैसा भी लोग कहते हैं कि दोनों तरह सरकारें स्थिर है, उत्तर प्रदेश सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जैसा कि अभी हमारे अनु भाई साहब कह रहे थे कि एसपी सिंह बघेल साहब ने, जी एमपी जी भारद्वाज जी, एक सेकंड टोकूंगा। जी दो जी तरफ बात होनी चाहिए। मुलायम सिंह जी वाकई में बार के रजिस्टर पर लिखकर जब मुख्यमंत्री बन गए तो उन्होंने मना कर दिया, बोले कि भाई मैं तो अब पूरे उत्तर प्रदेश का हूं। लेकिन जी हमने देखा है कि वकीलों को, पत्रकारों को कितने लठ पड़े थे, कितने लठ पड़े थे और कितना बुरी तरह रिचार्ज हुआ था। किसी सरकार की मैं ये नहीं कहना चाहूंगा। जी आप जारी रखें। जी। तो जैसे कि अभी हमारे अनु भाई साहब ये कह रहे थे कि हमें एसपी सिंह बघेल साहब का घेराव करना चाहिए या घर के बाहर आंदोलन करना चाहिए, मैं नहीं समझता इससे कोई रास्ता निकलेगा। इससे अच्छा तो ये है कि हमें कमेटी बनाए 8-10 वरिष्ठ लोगों की और एसपी सिंह बघेल साहब को रेगुलर कन्वेंस करने का ये प्रयास डालें और उनको इस बात के लिए कन्वेंस करें कि आप हमारी बात को उठाइए, क्योंकि इस वक्त हमारे पास एसपी सिंह बघेल साहब एक ऐसा जरिया है जिसे मैं कह सकता हूँ पारसमणि भी हम उसको कह सकते हैं या कि ब्रह्मास्त्र भी कह सकते हैं, और जो शायद हमारे पास शक्ति आज से पहले भी नहीं थी और शायद आगे भी चल कर ना आए। तो इसलिए हम सबको एक राय होकर के एसपी बघेल साहब पर दबाव बराबर बना के रखना चाहिए, बराबर उनसे मिलना चाहिए, उन्हें अपनी बात पहुंचानी चाहिए और उनको ये कन्विंस करना चाहिए कि आपको आगरा के हक में पूरी ईमानदारी से ये आवाज उठानी है और उठानी पड़ेगी। आप प्रयास करिए, आगे क्या हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, सब अधिवक्ता भाइयों की तरफ से उम्मीद है, आगरा की जनता की तरफ से उम्मीद है कि हम जरूर कामयाब होंगे और बीजेपी सरकार में ही कामयाब होंगे। जी अब मैं हम लोग लगभग, क्योंकि कार्यक्रम के भी एक समय की सीमा की बाध्यता होती है और मैं अपने दर्शकों से भी और आप जो हमारे अतिथि हैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि जो अमीर भाई ने कहा अभी वो बात सत्य है कि एक आगरा का सजग नागरिक होने के नाते मेरे मन में ये आया कि अब मीडिया का एक माध्यम जो है वो बदल गया है। अब डिजिटल मीडिया इस समय सबसे ज्यादा प्रभावी है। हर एक के हाथ में फोन है, हर एक के हाथ में सारा माध्यम है और जो बड़े मीडिया हाउसेस होते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है वो कैसे खबर दिखाते हैं और कैसे नहीं दिखाते हैं और वो किस तरह की चीजें उनको प्रभावित करती हैं। कैसे वो कहने लगते हैं कि आधा गिलास भरा है और अचानक वो कहने लगते हैं कि नहीं भाई आधा गिलास खाली है। तो मैंने ये सोचा कि आगरा में मैं रहता हूँ, काफी समय से रहता हूँ और मेरी आने वाली पीढ़ी भी आगरा में रहेगी, तो एक नागरिक के नाते मुझे इस काम में पहल करनी चाहिए। तो मैंने इस मीडिया को चुना और इस डिजिटल मीडिया के माध्यम से जो मुझे लगा कि मैं कम से कम, जो भगवान ने मुझे एक टैलेंट दिया है कि मैं अपनी बात को कह सकता हूँ, उसको कहने का प्रयास करूं। आप सभी लोगों को जो इस आगरा पीठ के आंदोलन से जुड़े रहे हैं, बड़े से बड़े, सीनियर से सीनियर और इससे वाकई में जुड़े लोगों को बुलाऊं, एक तरह से बुला के उनका सम्मान भी होता है। युवा भी आते हैं, उनको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। लेकिन अगर ये प्रोग्राम शेयर होता है और लोग इसे सब्सक्राइब करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इसे देखते हैं और आप निश्चित मानिए कि छोटे से छोटा आदमी जब इस प्रोग्राम को देखता है, आपकी बात जो आप लोग कर रहे होते हैं, डॉक्टर हरकेश शर्मा जी जो बात कह रहे हैं, वो जरूर देखता सुनता है, उसकी बात कुछ समझ में आती है, कुछ रह जाती है तो अमीर भाई की बात उसको समझ में आती है, उससे भी कुछ रह जाती है तो चौधरी साहब की बात उसको समझ में आती है, अनूप शर्मा जी की बात समझ में आती है और हेमंत शर्मा जी ने तो बिल्कुल ऐसे बैलेंस चला दी बात की जैसे एक रस्सी पे हम अक्सर देखते हैं कि छोटी बच्ची डंडे के सहारे से चलती है कि ना तो
वो है अपना वकील होने का कर्तव्य भूले और ना बीजेपी का, तो सारी कलाएं जाती है। तो ये मेरा कहना है, जो कार्यक्रम देख रहे हैं हमारे कार्यक्रम को देखें और खूब शेयर करें, दूसरों से चर्चा करें। हो सकता है कि उनको इस कार्यक्रम में कोई कमी नजर आए, वो हमें जरूर बताएं, हम हमसे संपर्क करें, हम उनको भी बुला सकते हैं। आप नहीं करते तो कमेंट करें, हमारे पास सुविधा है, हम उस कमेंट, उन अच्छे कमेंट्स को, जो शालीन कमेंट होंगे, हम उनको दिखा सकते हैं। दूसरा, मेरी सबसे अपेक्षा है, संघर्ष समिति से भी है, कि हम इन सब चीजों को किसी भी सत्ता के विरोध में या हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के विरोध में ना बनाए, क्योंकि जैसे ही राजनीतिक विरोध आता है, आंदोलन कमजोर पड़ता है। हमें तो अभीष्ट से मतलब है, जैसे अर्जुन को आंख नजर आती थी, हम सबको केवल खंडपीठ नजर आती है। कार्यक्रम के अंत में मैं सबसे पहले अपने अमीर अहमद साहब से कहूंगा कि वो कार्यक्रम के अंत में जो भी कुछ कहना चाहे वो कह सकते हैं। अभी चल रही है ना? अमीर भाई सुन पा रहे हैं? तो अमीर भाई के पास बात नहीं जा रही है। मैं डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी से कहता हूं कि कार्यक्रम के अंत में जो भी कुछ रह गया उनके पास कहने के लिए, वो कह सकते हैं और अपील कर सकते हैं। पवन भाई, बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, यदि कहीं मैं जनप्रतिनिधि होता, यकीन मानिए मैं आमरण अनशन करता, और तब तक करता या तो प्राण छोड़ देता या हाईकोर्ट बेंच की स्थापना का डिक्लेरेशन प्रधानमंत्री खुद करते। और ऐसी ही दृढ़ इच्छा शक्ति वाला प्रतिनिधि जब तक नहीं होगा तब तक बेंच नहीं आ पाए। हम छलावे में भले ही होते रहे, लेकिन इस दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत आवश्यक है। मैं तो बस अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, या मैं होता तो निश्चित तौर पर आमरण अनशन करता, पार्लियामेंट पर। जी, मैं अब चौधरी अजय सिंह जी से कहूंगा, कार्यक्रम के अंत में जो भी कुछ कहना चाहे, कोई अपील करना चाहे दर्शकों से, वो कर सकते हैं। मेरे एक ही अपील है भाई साहब, आगरा की जनता अपने जनप्रतिनिधि, उस जनप्रतिनिधि को चुन करके भेजे सदन के अंदर, जो जनप्रतिनिधि आगरा के अधिकारों की बात करे। और सरकार से मेरी अंत में एक ही मांग है कि अगर आप हमें बेंच नहीं दे सकते, आपको पूरब का अगर डर है, तो आप हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा दें, जिससे हमारा अपना हाईकोर्ट होगा और हमारी अलग राजधानी होगी। हमारे यही सरकार से अपील है कि अगर बेंच नहीं तो हम अपना अलग प्रदेश लेकर रहेंगे। जी, अब कार्यक्रम के अंत में मैं अमीर अहमद साहब से अपील के लिए आमंत्रित करूंगा। आप कार्यक्रम के अंत में जो भी कुछ कहना चाहें, आप कर पाए। देखिए पवन भाई, अधिवक्ता समाज और आगरा की जनता तो बहुत आंदोलन कर चुका। अब मैं अपील करूंगा, आगरा मंडल के जितने भी विधायक हैं और जो सांसद हैं, वो सब धरने पर बैठ जाएं और तब तक वहां से नहीं उठे जब तक कि सरकार आगरा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की घोषणा नहीं करती। बस अब यही एक आखिरी हथियार बचा है। मैं समस्त मंडल, आगरा मंडल के समस्त सांसदों, विधायकों से अपील करूंगा कि वे, क्योंकि देखिए हर विधायक ने, हर सांसद ने इस बात को कहा है कि जीतने के बाद हमारी प्राथमिकता में, सबने अपनी 3 जो प्राथमिकता है उसमें हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को रखा है। तो अब समय आ चुका है कि जो उन्होंने जनता से वादा किया है, जो कहा है, उस पर वो अमल करें। अब मैं अनूप शर्मा जी से कहूंगा कि वो कार्यक्रम के अंत में कुछ भी कहना चाहें, अपील करना चाहें, उनका स्वागत है। आगरा की जनता से यही अपील है, जैसा अमीर भाई ने कहा, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूँ। शायद मेरे भाई एसपी भारद्वाज ने मेरी बात को गलत समझ लिया था कि एसपी सिंह बघेल साहब का घेराव करने की बात नहीं थी। वो बात भी यही थी कि आगरा के सांसद और विधायकों के घर पे हम लोग धरना दें, उन सारे जनप्रतिनिधियों को इस बात के लिए विवश कर दें। तो इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाने के लिए आगरा की जनता से भी अपील करूंगा कि वो इस बात को निश्चित निर्धारित करें
कि हम अपना अगला जनप्रतिनिधि उसी को चुनेंगे जो आगरा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए बिल्कुल मुखबिर रहेगा। जी, अब एसपी भारद्वाज जी जो खंडपीठ आंदोलन से जुड़े भी हैं, अधिवक्ता भी हैं और सत्ताधारी पक्ष में महानगर से अध्यक्ष भी हैं, उनको आमंत्रित करता हूं। वो अंत में कोई भी अपील अगर दर्शकों से करना चाहें, अधिवक्ता समाज से करना चाहें और सरकार से करना चाहें। सर्वप्रथम मेरी अधिवक्ता के नाते आगरा के जितने भी विधायक महोदय हैं, सांसद महोदय हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, और इस चैनल के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया वो आगरा के दर्द को समझें और जो हाईकोर्ट बेंच की उनकी दर्शकों पुरानी मांग है उसको वो पूरा करें। मैं अधिवक्ता के साथ कंधे से कंधा साथ मिलाकर खड़ा हूं और द्वितीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं पूरी पार्टी को लेकर के हाईकोर्ट बेंच से जोड़ने का पूरा प्रयास करूंगा और उनको कन्विंस करूंगा कि आगरा कि हाईकोर्ट की जो बेंच की मांग है वो उसका अधिकार है और किसी के अधिकार को आप लंबे समय तक रोक नहीं सकते, इसलिए आगरा का अधिकार दिलाया जाए। धन्यवाद। भारद्वाज जी, बस आपसे एक शब्द सुनने को मेरे कान तरस रहे हैं और अगर आप वो शब्द कहेंगे तो कम से कम मेरे इस कार्यक्रम के अतिथि दर्शक और अधिवक्ता समाज को लगेगा कि वाकई में आपने कहा। अगर आप कह दें कि हमें हाई कोर्ट की बेंच आगरा में चाहिए, बस, ना इससे कम न। मैं पूरी ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं कि हाई कोर्ट बेंच हमको आगरा में चाहिए क्योंकि हमारा अधिकार है, आगरा की जनता का अधिकार है, आने वाली जो नई पीढ़ी है उनका भविष्य है, इसलिए आगरा में हाई कोर्ट की बेंच आनी चाहिए, आएगी और हम सब मिलकर इसके लिए प्रयास करेंगे, तन मन धन और जान से भी। अगर हमें गंवानी पड़ी कभी आंदोलन में देनी पड़े तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। जी, आपने बहुत, आपसे ये शब्द सुनकर बहुत अच्छा लगा। शरद चौहान जो तेजतर्रार पार्षद हैं, उन्होंने भी हमें कहा है कि हम इस आंदोलन में साथ हैं। इस तरह से कई लोग हमें बार बार अलग अलग माध्यमों से हमें या आमिर भाई को बार बार कहीं ना कहीं से संदेशे भेज रहे हैं कि हम लोग भी साथ हैं। उनको धीरे धीरे हमारा प्रयास है कि हम सबको जोड़ेंगे। अभी कार्यक्रम के दौरान हमें आमिर भाई ने एक बात कही कि ब्रज की भूमि है, ये यहाँ पर रहने वाले लोग बहुत शांत हैं, लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ब्रज के लोगों के ऊपर अत्याचार, बार बार बहुत अत्याचार हुए थे, फिर अत्याचार का निदान भी हुआ था। चर्चा में बार बार हमारे एसपी सिंह बघेल साहब के पास सांसद जो हैं उनके ऊपर भी बात होती है। ये बात ठीक है कि आंदोलन है, ये बात ठीक है कि सारी चीजें हैं, लेकिन अगर एक व्यक्ति के रूप में, एक सांसद के रूप में जो इतनी बार चुना जाता है, जरूर उसमें कुछ खासियत तो होगी। ऐसा नहीं है, जितना हम जानते हैं, आमिर भाई जानते हैं, डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी जानते हैं, इन्होंने तो बहुत सारे राजनेताओं को देखा है और सीनियर लोग बैठे हैं यहाँ, चौधरी अजय सिंह बैठे हैं, तमाम लोग जो देखे बैठे हैं। अगर हम इस मुद्दे को के साथ साथ इस बात को सोचे कि जनप्रतिनिधि यानी कि चुना जाना किसी चुनाव में आसान नहीं होता है। जब किसी का किसी पे विश्वास होता है तभी वो वोट देता है और उसे अच्छी तरह से मालूम होता है यदि वो खंडपीठ या ऐसा कोई मुद्दा अगर वो नहीं होता है, उसके साथ नहीं होता, तो जनता कितनी उदास होगी, कितनी निराश होगी, निश्चित रूप से उसका असर होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक किताब का विमोचन था होटल द्राक्षराज में, उसके बाद एसपी सिंह साहब, प्रोफेसर साहब अलग बैठे थे, मैं था, स्वर्गीय टिम्मा साहब थे, और वो एक कागज पे बता रहे थे बैठ के, लकीर बना बना के, कि एक कॉरिडोर बन जाए बहुत कम पैसों में तो ये वाला एयरपोर्ट भी काम कर जाएगा। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शायद बस में नहीं होती है, शायद, लेकिन इतना भर कह देने से हम किसी को बेल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास तो अगर कुछ कहने को है तो वो यही है कि बड़ी खुशियां हमने मनाई कि विधि राज्य मंत्री बन गए, इतना लंबा काफिला आया, तो हमारी उम्मीदें, हमारी सारी चीजें उन्हीं में वाबस्ता है, हम तो उन्हीं से खोजेंगे। जहां तक ब्रज की बात थी, ये खुशियां तब मनी थी, लोग कहते थे कि कृष्ण पैदा हो गया है, तो क्या हम माने कि कृष्ण पैदा हो गया है ये एसपी सिंह बघेल साहब के रूप में, विधि न्याय मंत्री के रूप में? लेकिन ये तो सिद्ध करना पड़ेगा, कृष्ण वही होता है जो कंस को मारता है, बाधाओं को मारता है, विपत्तियों को मारता है, दुष्टों को मारता है और आम नागरिकों का जीवन सुगम और सफल बनाता है। केवल नाम से नहीं होता कि ये कृष्ण है, ये सांसद है या विधि राज्य मंत्री है। हम जानते हैं कि दिल उनका तड़प रहा होगा, हम किसी के लिए भी कड़े शब्द नहीं कहना चाहते, हम जानते हैं कि वो दुख सुख में हर एक जगह सबके साथ जाते हैं, क्योंकि ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है,
ये हमारे पेट से जुड़ा हुआ, हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ, हमारी शान से जुड़ा हुआ और सबसे बड़ी बात संवैधानिक हक से जुड़ा हुआ आंदोलन है। और जो लोग संवैधानिक हक को प्राप्त नहीं कर पाते वो हमेशा गुलाम रहते हैं। हरिदत्त शर्मा जी, डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमीर अहमद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भूमिका ताज न्यूज के स्टूडियो में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों को आमंत्रित करते हैं, पूरे पैनल को बनाते हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षय भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, आपका बहुत बहुत दर्शकों, इस कार्यक्रम को देखते रहिए। कार्यक्रम आपको अच्छा लगे, हमारी मुहिम सच्ची लगे तो इस कार्यक्रम को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता। और अगर आपको लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, वी वांट हाई कोर्ट बेंच। थैंक यू।